नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज की चर्चा का विषय है राजस्थान राज्य वित्त आयोग। हम ये समझेंगे कि ये आयोग क्या है, इसका गठन क्यों किया जाता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके कार्य क्या हैं और अब तक राजस्थान में गठित सभी वित्त आयोगों की प्रमुख सिफारिशें क्या रही हैं। ये विषय स्थानीय शासन मतलब पंचायत और नगरपालिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इस राज्य वित्त आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब इसका आधार क्या है। देखिए, इसकी नींव भारत के संविधान में हुए दो बहुत बड़े संशोधनों में है। ये 1992 में हुए थे 73वां और 74वां संविधान संशोधन। हाँ, ये तो स्थानीय स्वशासन से जुड़े थे। बिल्कुल। इन संशोधनों का एक ही बड़ा मकसद था, जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, मतलब हमारी पंचायती राज संस्थाएं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति वगैरह। जी, और जो नगरीय संस्थाएं हैं जैसे नगरपालिका या नगर परिषद, उन्हें मजबूत करना। तो मजबूत करने के लिए ही इस आयोग को बनाया गया। हाँ, इसी के तहत ये व्यवस्था की गई कि हर 5 साल के अंतराल पर राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। हर 5 साल में? जी, और इस आयोग का मुख्य काम ये देखना है कि इन स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति कैसी है, मतलब पैसे रुपए की हालत, और उसे सुधारा कैसे जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक संवैधानिक संस्था है, कोई सामान्य कमेटी नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मतलब है कि इसका जिक्र सीधे सीधे संविधान में किया गया है। अच्छा, कहाँ पर? संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 झा के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का प्रावधान है। 243 झा, ठीक है। और संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 243 माह के तहत नगरीय संस्थाओं के लिए भी वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अच्छा, तो अब राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। राजस्थान में पहले वित्त आयोग का गठन कब और किस कानून के तहत हुआ था? राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के तहत पहले राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था। 1994 में? जी, 24 अप्रैल 1994 को। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि इसका गठन तो अप्रैल में हो गया था, लेकिन इसने अपना काम असल में 1 अप्रैल 1995 से शुरू किया। ठीक है। अच्छा, इस आयोग में कौन-कौन लोग होते हैं, मतलब इसकी संरचना कैसी होती है? यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी इसमें एक से ज्यादा सदस्य होते हैं। कितने? इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 4? तो ये संख्या कौन तय करता है? सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये राज्यपाल तय करते हैं। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है? लेकिन वो ये फैसला मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक है, और कार्यकाल? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु का नियम नहीं है, जो एक दिलचस्प बात है। अच्छा, क्या इन पदों के लिए कोई खास योग्यता भी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अध्यक्ष के लिए कोई खास अकादमिक योग्यता तो नहीं बताई गई है, बस ये जरूरी है कि वह व्यक्ति सामाजिक जीवन का पर्याप्त अनुभव रखता हो। लेकिन सदस्यों के लिए? सदस्यों के लिए योग्यताएं तय हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो? 2 सदस्य न्याय पृष्ठभूमि से होने चाहिए, मतलब जिन्हें कानून और न्याय का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है। एक सदस्य लेखा मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग का एक्सपर्ट। और एक सदस्य को आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक्स का। तो ये तो काफी संतुलित टीम लगती है, कानून, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तीनों के विशेषज्ञ। जी, यही इसका उद्देश्य है। अच्छा, अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य पद छोड़ना चाहे या उन्हें हटाना हो, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, अगर वो त्यागपत्र देना चाहें तो अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र सीधे राज्यपाल को सौंपते हैं। और हटाने की प्रक्रिया? इन्हें हटाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास ही है। लेकिन वो ऐसा राज्य सरकार यानी मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर ही कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। समझ गई। आयोग अपना काम पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट किसे देता है? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट, मतलब साल भर के काम का जो ब्यौरा होता है, वो राज्यपाल को देता है। और फिर उस रिपोर्ट का क्या होता है? फिर राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा के सामने रखवाते हैं, ताकि उस पर पूरी चर्चा हो सके। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। ये आयोग असल में काम क्या करता है? इसके मुख्य कार्य क्या हैं? इसके कई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला तो ये कि राज्य सरकार को टैक्स, शुल्क, चुंगी वगैरह से जो भी आमदनी होती है, जिसे हम शुद्ध कर राजस्व कहते हैं, जी, उसी में से पंचायती राज और नगर निकायों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए,
इसका बंटवारा सुझाना। ये तो सबसे बड़ा काम हो गया। और क्या। दूसरा, ये सिफारिश करना कि स्थानीय निकाय मतलब पंचायतें और नगरपालिकाएं कौन-कौन से टैक्स, चुंगी, टोल या शुल्क खुद इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि उनकी अपनी भी कुछ कमाई हो। ये भी जरूरी है आत्मनिर्भरता के लिए। बिल्कुल। तीसरा, राज्य की संचित निधि से मतलब राज्य के मुख्य खजाने से स्थानीय निकायों को कितना अनुदान यानी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, इसकी सिफारिश करना। ठीक है। और चौथा, समय समय पर स्थानीय निकायों की वित्तीय हालत की समीक्षा करना और उससे सुधारने के उपाय बताना। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है। और क्या केंद्र सरकार से भी इसका कोई लेना देना है? हाँ, ये एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों में मध्यस्थता भी करता है। यह केंद्रीय वित्त आयोग को भी सिफारिश भेज सकता है कि स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। मतलब ये राज्य और केंद्र के बीच एक पुल की तरह भी काम करता है। जी। और इनके अलावा अगर राज्यपाल कोई और काम सौंपते हैं तो उसे भी ये आयोग पूरा करता है। बहुत व्यापक कार्य है इसमें। जी। तो अब तक राजस्थान में कितने वित्त आयोगों का गठन हो चुका है? राजस्थान में अब तक 7 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। 7? जी। तो चलिए एक एक करके उन पर और उनकी सिफारिशों पर नजर डालते हैं। पहले आयोग से शुरू करते हैं। जरूर। प्रथम राज्य वित्त आयोग, इसका गठन हुआ 24 अप्रैल 1994 को। और इसका कार्यकाल? कार्यकाल था 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। इसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। और इनकी सबसे मुख्य सिफारिश क्या थी? इनकी मुख्य सिफारिश थी कि राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 2.18% हिस्सा स्थानीय निकायों में बांटा जाए। 2.18%। ठीक है, ये तो शुरुआत थी। और दूसरा वित्त आयोग? दूसरा राज्य वित्त आयोग 7 मई 1999 को गठित हुआ। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक था। इसके अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा। अच्छा, हीरालाल देवपुरा। इनके बारे में एक खास बात भी है ना? जी। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बाद में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने। ये काफी दिलचस्प है। तो इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने हिस्सेदारी को थोड़ा सा बढ़ाकर 2.25% करने की सिफारिश की। बहुत मामूली बढ़ोतरी। इसके बाद तीसरे और चौथे आयोग की क्या सिफारिशें थी? तीसरा राज्य वित्त आयोग मई 2004 में बना। कार्यकाल था 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक। इसके अध्यक्ष थे माणिकचंद सुराणा। और इन्होंने कितना बढ़ाने को कहा? इन्होंने हिस्सेदारी को बढ़ाकर 3.50% यानी 3.5% करने की सिफारिश की। ये थोड़ी बेहतर बढ़ोतरी थी। और चौथा आयोग? चौथा राज्य वित्त आयोग 13 अप्रैल 2011 को बना। इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक और इसके अध्यक्ष थे बीडी कल्ला। बीडी कल्ला। इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई। सिफारिश की कि हिस्सेदारी को और बढ़ाकर 5% किया जाए। 5% मतलब धीरे धीरे हिस्सा बढ़ रहा था। जी। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें काफी विस्तृत लगती हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, पांचवा राज्य वित्त आयोग एक तरह से मील का पत्थर था। इसका गठन जुलाई 2014 में हुआ। कार्यकाल था 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। इसकी अध्यक्ष कौन थी? इसकी अध्यक्ष थी डॉक्टर ज्योति किरण और इनके साथ 2 सदस्य थे, SC देराश्री और प्रद्युम्न सिंह। और इनकी मुख्य सिफारिश? इन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की कि राज्य के खुद के शुद्ध कर राजस्व का 7.182% हिस्सा बांटा जाए। ये तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी, 5 से सीधे 7% से भी ज्यादा। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम था। और सिर्फ प्रतिशत ही नहीं, इन्होंने बंटवारे का तरीका भी बताया। वो कैसे? इन्होंने कहा कि ये बंटवारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होगा और पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के बीच 75.1% और 24.9% के अनुपात में होगा। मतलब लगभग 75% हिस्सा गांवों को और 25% शहरों को। बिल्कुल। और इन्होंने ये भी बताया कि पंचायतों को जो हिस्सा मिलेगा वो आपस में कैसे बटेगा, वो भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद को 5%, पंचायत समितियों को 20% और सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों को 75% मिलना चाहिए। यानी पैसा सीधा वहां जहां असल काम होना है। एकदम सही। हाल ही में छठे वित्त आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, उसकी क्या मुख्य बातें हैं? छठा वित्त आयोग 13 अप्रैल 2021 को गठित हुआ। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक है।
इसके अध्यक्ष तो प्रद्युम्न सिंह ही थे, जो 5वें आयोग में सदस्य थे। जी, अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे और सदस्य थे लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राज्यपाल को सौंप दी है। तो इनकी सिफारिश क्या थी अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार? इनकी अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% हिस्सा बांटा जाए। अच्छा, तो 5वें आयोग से थोड़ा कम। हाँ, प्रतिशत थोड़ा कम किया गया, लेकिन बंटवारे का अनुपात वही रखा गया। पंचायती राज को 75.10% और शहरी निकायों को 24.90%। और पंचायतों के अंदर भी वही अनुपात? जी, पंचायतों में भी वितरण का अनुपात वही था। जिला परिषद को 5%, पंचायत समितियों को 20% और ग्राम पंचायतों को 75%। इस आयोग ने कुछ नया भी सुझाया? हाँ, एक बहुत दिलचस्प बात सुझाई। इन्होंने बताया कि अनुदान की राशि का उपयोग कैसे हो। वो कैसे? इन्होंने कहा कि 55% मूलभूत और विकास कार्यों पर खर्च हो, 40% राष्ट्रीय और राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर खर्च हो, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, और 5% प्रोत्साहन राशि के रूप में रखा जाए। प्रोत्साहन राशि? जी, ये एक नया विचार है। जी, जो पंचायतें अच्छा काम करें उन्हें इनाम के तौर पर ये अतिरिक्त राशि दी जा सकती है। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और अब 7वें वित्त आयोग के बारे में क्या जानकारी है? 7वें वित्त आयोग का गठन 1 अगस्त 2025 को हुआ है। इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी हैं और सदस्य सचिव हैं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नरेश कुमार ठकराल। और इसका कार्यकाल? इसका कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 1.5 साल तक रहेगा। तो अब ये अपनी सिफारिशें देंगे। तो हमने देखा कि कैसे राज्य वित्त आयोग राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूत करने का काम करता है। जी, यह न केवल धन के बंटवारे की सिफारिश करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि यह धन जमीनी स्तर पर विकास के लिए सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम शो को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।